Dear students, very good evening. Sorry, we'll discuss today the Indian Contract Act 1872. ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि वॉइस है ना लाइव क्लास के अंदर थोड़ा सा लेट पहुंचती है, सेकंड्स का फर्क रहता है। लाइव क्लास में ऐसा होता है, इवन जूम हो, गूगल मीट हो, कहीं पर भी हो। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दिसंबर में आपके एग्जामिनेशन है। कल एग्जैक्टली कहाँ तक हुआ था, किसी को कुछ याद है? तो आपको रिवाइज कर देता हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तरीके का कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके अंदर जिसमें प्रपोजल देता है और एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है। जैसे मैंने आपको मोबाइल फोन बेचने के लिए आपको प्रपोजल दिया कि 50,000 का एक मोबाइल फोन मैं आपको बेच रहा हूँ, और एक्सेप्टर ने अगर आपको एक्सेप्टेंस दे दिया कि वो 50,000 में ही खरीदना चाहता है, तो इसे ऑफर कहा जाएगा, ऑफर का एक्सेप्टेंस कहा जाएगा। ठीक है, पहला ऑफर चलेगा 50,000 का, अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दिया आपको एग्जैक्टली अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दिया है और विदाउट बार्गेन किए हुआ गया है, अगर उसने बार्गेन किया तो हमारी लैंग्वेज में उसे कहा जाता है कि वो क्या चीज है। हमारे लैंग्वेज में उसे कहा जाता है कि काउंटर ऑफर। और अगर आपने काउंटर ऑफर किया यानी बार्गेन किया तो उसकी ऑफर वहीं पे खत्म हो जाएगी। आप लोगों को बता दूं, उसकी ऑफर तुरंत ही वहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्यों खत्म हो जाएगी? बिकॉज आपने बार्गेन कर दिया है। अब वो चाहे तो आपको वो चीज ना सेल करे, ना बेचे और ना वो चीज दे आपको। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये कहा जा सकता है कि प्रपोज करता है, प्रपोजल देता है, एक्सेप्टेंस उसे मिलती रहती है, एक्सेप्टेंस उसे मिलता है, और उसके बाद कंसीडरेशन आता है। कंसीडरेशन मतलब क्या? पैसे का पेमेंट के सामने वाला आपको पैसे का पेमेंट करेगा या कोई काम करके देगा उसकी जगह पर। तो सिंपल मैं समझ रहा हूं, मैं पैसे का पेमेंट ही समझ लेते हैं थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, पैसे का आपने पेमेंट करते हैं तो कंसीडरेशन हो जाएगा, और दोनों का जैसे प्रॉमिस हो गया तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों पार्टीज के ऊपर बन जाएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने अगर अभी भी अटेंड नहीं किया है तो मैं आज अपलोड कर दूंगा। मेरे 4 लेक्चर्स हैं जिसमें से आपको जो सुनना है आपके लिए रिलेवेंट है। क्या है रिलेवेंट आपके? तो आपके रिलेवेंट रहेगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर, एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर रहेगा जो आपको करना है उसमें से, और लॉ ऑफ थॉट का मैंने बेसिक सारा समझा दिया है हाफ एन आवर के अंदर, बहुत डिटेल में समझाया। अगर आपने सिर्फ उतना भी लिख दिया इंट्रोडक्शन में तो काफी हो जाएगा। मतलब लॉन्ग आंसर में आप 13 मार्क्स के इसमें उतना भी लिख सकते हैं। मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखा और फिर जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, इसलिए मैं रिवीजन आप लोगों को दे देता हूँ यहाँ पर। ये ओपन होने में थोड़ा सा पीडीएफ में इशू रहता है, पावर पॉइंट के अंदर ऐसा होता है अक्सर कर, कोई इशू। तो आप वो इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। तो आपको आज यूट्यूब पे जाना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम है IGT लॉ क्लासेस। ठीक है, IGT लॉ क्लासेस के नाम पर वो चैनल है। चैनल को आपको ओपन करना है और उसके अंदर लॉ ऑफ थॉट्स जो आपके सेमेस्टर 1 में है अभी, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये दोनों आप लोगों को वीडियोस सुन लें। आपको कौन सा वीडियो नहीं सुनना है तो आपको बेसिकली लॉ ऑफ क्राइम को अभी नहीं सुनना है, क्योंकि वो आपके जैसे दिसंबर में एग्जाम्स हो जाएंगे या जनवरी में एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद ही रहेगा। वो थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में से एक है, तो माइट भी आपको वो करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉमिस हो जाएगा। अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, अग्रीमेंट है। जैसे आपने कंसीडरेशन दे दिया तो आप अब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है अगर दोनों भी किसी पार्टी ने अगर अपने लाइबिलिटीज को नहीं निभाया, ड्यूटीज को पूरा नहीं किया, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल देने से मैंने मना कर दिया आपको, या आपने पेमेंट पूरा करने से मना कर दिया, आपने पेमेंट नहीं करी मेरी, तो आपने क्या कर दिया? आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउ नहीं रहेगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउ नहीं होगा। जैसे आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैं आपके खिलाफ, मेरे पास रेमेडी है, मैं कोर्ट रूम जा सकता हूँ, मैं कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाऊंगा
और आपके ऊपर मुकदमा करूंगा, आप पर केस फाइल करूंगा, जिसे कहा जाता है सिविल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है यस। ये डेमो सेशंस है, आप लोग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। कल हमने सबसे इंपॉर्टेंट आंसर करने की कोशिश की थी, इसे आप कंपलसरी आंसर मान सकते हो। ये आंसर एग्जैक्टली एग्जाम में आने वाला रहता है। जैसे हमने पहले 4-5-10 पेजेस नहीं थे, सॉरी, वो स्लाइड्स थी पावर पॉइंट की, वो क्या था एग्जैक्टली, तो 2-5 पेज थे, वो इंट्रोडक्शन है। वो आपको 13 मार्क्स के एग्जाम में, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आप उसे रट्टा मार लीजिए, वो लिख के आइए, या आपके पास अगर कोई नोट्स अवेलेबल है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एडवाइस करूंगा, क्योंकि मैं इससे आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है, आप चुपचाप इसी से पढ़िए। कहीं पर अगर कोई मटेरियल कम पड़ता है सब्जेक्ट का, तो मैं आपको एक्स्ट्रा मटेरियल दे दूंगा, अभी फिलहाल इससे करिए। मैंने आंसर्स बहुत बड़े नहीं बनाए, उसका कारण यह है कि आंसर्स बड़े बनाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। अननेसेसरी का अगर मैं बहुत बल्कि नोट्स बना दूं, लेंथी नोट्स बना दूं, तो आप भी नहीं पढ़ पाएंगे, मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, अभी टाइम नहीं है। टाइम ऐसा है कि 10 दिन या 8 दिन, मैं सुबह सोच रहा था 7 दिन के अंदर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट कंप्लीट करना है मुझे, ताकि मैं नवंबर के अंदर ही, नवंबर तक आपका एंड कर दूं, आपको 15 दिन पढ़ने के लिए दूं मौका, 15 दिन पढ़ने के लिए मौका दूं। तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन पेपर्स पढ़ाऊंगा भाई, 5 ईयर्स के, ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, आप पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो आप लेट अस डिस्कस। कल नेचर देखा था हम लोगों ने, और कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था कॉन्ट्रैक्ट का, तो इतना काफी है। सवाल आपको आ सकता है, सर इतना लिखेंगे तो चलेगा? हाँ सर, इतना ही लिखिए, मत ज्यादा लिखिए। आप भर भर के पेपर भरने के मूड में मत रहो, क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, ठीक है। ये नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स कल ही देखा था हमने। वॉलेंट्री नेचर का होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, यानी दोनों पार्टीज जो सहमति दे रही है, कॉन्सेंट दे रही है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। प्रपोजल प्रपोज करता है, प्रपोजल और एक्सेप्टर। आपने मुझे एक्सेप्टेंस दिया, आपने मुझे फी पेमेंट किया, मैंने आपको प्रपोजल दिया, बराबर। तो आपका जो एक्सेप्टेंस है वो आउट ऑफ फ्री विल होना चाहिए। आउट ऑफ फ्री विल मतलब क्या? आप पर कोई दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं वापस रिपीट करूं, कल मैंने पढ़ाया था, ठीक है। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया होना चाहिए, वरना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। वॉइड मतलब क्या? रद्द हो जाएगा। और एक बार रद्द हो गया तो क्या हो गया? उसके इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। फिर उसको बोलो बिंदास जा कोर्ट, मैं नहीं डरता तेरे से, क्योंकि आप पर दबाव बना करके मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कराया, आपको धमकाया कि मेरा लॉ क्लास ज्वाइन नहीं करेगा तो मैं ऐसा ऐसा करेगा, तो क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, वॉइड करने लायक है, वॉइड करने योग्य है या वॉइड है। सिंपल से समझो वॉइड है, उतना डिटेल में मत जाओ अभी, आप अभी छोटे हो। तो वॉलेंट्री नेचर का होना चाहिए, आपकी मर्जी से होना चाहिए, जहां पर दोनों के ऊपर म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस बन रहे हैं। प्रपोजर एक्सेप्टर, प्रोमिसर और प्रोमिसी, दोनों के ऊपर ऑब्लिगेशंस, ड्यूटी बन रही है। यानी मुझे आपको ईमानदारी से पढ़ाना है जब तक का आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, और आपको भी पढ़ना है, राइट? आपको भी मेरी फीस पेमेंट कर ली टाइमली। बहुत चीप साउंड होता है ऐसा एग्जांपल, लेकिन सॉरी, आपको समझाने के लिए मुझे देना पड़ता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इजी सब्जेक्ट नहीं है, बराबर। और मैं एग्जैक्टली आपको नोट से ही पढ़ा रहा हूँ, यहाँ वहां से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस बन जाएंगी। ऑब्लिगेशंस क्या बनेंगी? आप पर ड्यूटी है, आपने अटेंडेंस देना है, पहला आपने पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद फी पेमेंट करना है, बन गया आपका ड्यूटी। मेरा ड्यूटी क्या है? आपको ट्यूटर, एज ए ट्यूटर आपको ट्यूशंस देनी है, आपको पढ़ाना है, बराबर। ईमानदारी से पढ़ाना है, जो प्रॉमिस किया वो पढ़ाना है। ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, एक दिन में खत्म कर दिया एक सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट 5 दिन में खत्म, ऐसा नहीं कर सकते, गलत बात है, बराबर। ठीक है, कॉन्शियस चॉइस होने चाहिए, होशो हवास में आपने एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया हो। अगर आपकी विल, आपकी कॉन्सेंट फ्री नहीं है, आपकी मर्जी दबाव में ली गई है, या कोई 5 चीजें, CUFMM आगे आएगा, डिटेल में बात करूंगा, कोर्शन एंड इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये 5 चीजें है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड करने योग्य हो जाएगा, वॉइड या वॉइडेबल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अब रद्द करवा सकते हो। मैं आपको धमका दिया कि अगर आप मेरे पास पढ़ने नहीं आएंगे ना, तो आप ना, आपको केटी लगवा दूंगा मेरे कॉलेजेस के अंदर, ऐसा कुछ है, पहचान है, तो मैंने गलत किया, आप सबसे पहले मेरे ऊपर FIR करो।
हाँ मैं बता रहा हूँ, FIR करो क्योंकि मैं गलत कर रहा हूँ ऐसा, बराबर। हाँ, अब मुझे जेल भेज दिया जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एज अ टीचर मेरा दायित्व तो बनता है मैं आपके वेलफेयर का सोचूं, पैसे का ना सोचूं, लेकिन मजबूरी है यार, क्या कर सकते हैं। वेलफेयर, आपका वेलफेयर किसके अंदर है, आपका फायदा किसमें है, आपकी फलाह बहबूद, आपका विकास कहाँ है, वो मेरा काम है। सेकंड है लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेचर, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का नेचर क्या है, कैसा स्वभाव है, इसकी खासियत क्या है। कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सिबल कब होगा, जब वो एग्रीमेंट बन जाएगा, पहला वाला स्लाइड, प्रॉमिस होने के बाद जो 5 से 7 चीजें हैं, उसके बाद में 7 चीजें और है, बराबर। कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट होगी, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद आपका कंसीडरेशन, लॉफुल कंसीडरेशन होगा, लीगल होगा, लॉफुल मतलब लीगल होगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। यानी आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसी लॉ ने आपको मना नहीं किया है, प्रोहिबिट नहीं किया, सॉरी प्रोहिबिट शब्द है, डिस्क्वालिफाई ने प्रोहिबिट नहीं किया है। और कुछ 5-6 शर्तें और है जो मैंने डिटेल में वो बताई हुई है शुरू में, तो लीगली इन्फोर्स हो जाएगा। इन्फोर्स होना मतलब लागू होना। अगर फिर आप, अभी मैं मेरा एग्जांपल नहीं लेता हूं, मेरा ही लू क्या, आपने बैंक का लोन नहीं भरा तो आप ये नहीं बोल पाएंगे बैंक जबरदस्ती कर रहा है, मेरे को बताया नहीं था, मेरे को बताया था 12% ब्याज, 40% ले रहा है। भाई साहब आपसे लिखवा के लेते, वो 100 पेज पे साइन करवाते जब होम लोन देते, तो क्यों करवाते, आप बोल ही नहीं पाएंगे फिर कि मेरे साथ गलत हुआ, तो इन्फोर्स हो जाएगा। आपको EMI पे करनी है, नहीं तो आपका घर जब्त हो जाएगा, आप पर एक सिविल सूट फाइल हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में क्या है, सिविल है। सिविल मतलब क्या, दीवानी, दीवानी मतलब क्या, मस्तानी। दीवानी न्यायालय का मतलब होता है दीवानी केस है, इसके अंदर अरेस्ट पुलिस नहीं आएगी, क्या आएगा, डायरेक्ट केस फाइल होएगा, कॉम्पेंसेशन मिलेगा, यहाँ पर सजा नहीं दी जाती, जनरली सजा नहीं दी जाती, अनटिल अनलेस आप कॉम्पेंसेशन देने से मना कर दो तो जेल भेजेंगे, अदरवाइज नहीं। ये सिविल नेचर का लॉ है, तो आपके पास लीगल रेमेडीज भी अवेलेबल है। अगर सामने वाले ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाया, आपने बैंक का लोन नहीं भरा, या बैंक ने आपको लोन भरते समय कुछ ऐसा कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था बैंक को, यानी हो सकता है बिल्डर को आगे की इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करी है, क्योंकि एक साथ पे नहीं करते अनटिल पूरी बिल्डिंग बन जाए, CCOC आ जाए, कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ये बिल्डर को देना ही देना है उनको, वरना पूरा लोन नहीं देते। अगर उन्होंने नहीं दिया, आपको घर नहीं मिला, आप चले जाइए कोर्ट में उनके खिलाफ कॉम्पेंसेशन मांगने के लिए। कॉम्पेंसेशन मतलब क्या, नुकसान भरपाई। योर ऑनर, मेरा 2 साल से किराया बाकी है, वो देने को बोलो, 6% ब्याज देने को बोलो, इसकी वजह से मेरे को कितना चिल्लाया बिल्डर, मेरा सपना टूटते बचा, मेरे को टेंशन हुआ, मेरी बीवी को हाइपरटेंशन हुआ, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, माँ बाप का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मुझे शिफ्टिंग के लिए 10,000 रुपए लग गए, सब बैंक देगा, वकील की फीस बैंक देगा, बराबर, ब्याज भी देगा, 6% या 7%, वो कोर्ट डिसाइड करता है, 6% जनरली रहता है, सब लेंगे भाई, जितना टेंशन अपने को दिया है ना, सब लेंगे अपन बैंक से, छोड़ेंगे नहीं। तो आपके पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल है अगर कोई पार्टी परफॉर्म नहीं करती अपनी ऑब्लिगेशन। अब समझ में आया, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करती, मैं आपको नहीं पढ़ाया तो भाई कोर्ट नहीं जाएंगे आप, मुझे पता है आप अच्छे इंसान हो, लेकिन जाके कुछ कर नहीं लोगे, बता रहा हूँ। जनरली आदमी बड़े मैटर्स में कोर्ट तो जाएगा ना, जाता है ना आदमी, हमारे रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशंस, दोनों पार्टी की आपस में एक दूसरे के ऊपर ऑब्लिगेशंस बनती है, म्यूचुअल प्रोमिसेस रहते हैं, ठीक है, और ऑब्लिगेशंस बनती है, और ये बैलेंस्ड होती है, बराबर। और इसमें कहीं ना कहीं कंसीडरेशन आता है। कंसीडरेशन मतलब क्या, मुझे आपको मोबाइल फोन देना है और आपने मुझे पैसे देने, तो पैसे देना कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन मतलब क्या, आपने मेरे पढ़ाने का मुझे क्या देना है, मुआवजा देना है, मुआवजा, मुआवजा मतलब पैसे, मुबदला, बराबर। रेसिप्रोकल, दोनों, रेसिप्रोकल मतलब दोनों के ऊपर, ठीक है। डायनामिक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब होता है अप्लाई करना, लागू करना। एप्लीकेशन टू डाइवर्स फील्ड इंक्लूडिंग ट्रेड, ये ट्रेड के ऊपर लगता है, टेक्नोलॉजी पर लगता है, ई कॉमर्स में लगता है, और मॉडर्न बिजनेस रिक्वायरमेंट पे लगता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर बनने का सपना देख रहे, तो पहला कदम आपका
कॉन्ट्रैक्ट लॉ को अच्छे से पढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग को देखना होना चाहिए आपको। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग सीखना पड़ेगी कहीं से, ठीक है। ये पहला है, कॉर्पोरेट में सबसे ज्यादा यही होता है, ठीक है। चलो, बात आ रही थी कि जो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये शॉर्ट नोट में आता है, ध्यान में रखेंगे आप लोग, इसको अच्छे से करेंगे। शॉर्ट नोट है, 6 मार्क्स के लिए आता है, तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 पेज लिखना है, ठीक है। तो शुरू कैसे करेंगे? शुरू का जो आपने इंट्रोडक्शन इतना सारा मैंने पढ़ाया है, उसे 1 पेज में या 1.5 पेज में, 1 से 1.5 पेज में आप सम अप करेंगे और उसके बाद इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे। तो क्या होगा? अपना आंसर बड़ा हो जाएगा। सिंपल, हाउ टू इंक्रीज द साइज ऑफ आंसर, और भी वैलिडली, सही तरीके से। गलत तरीका नहीं बता रहा हूँ आपको, फेंकने नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आपको बोला पेपर भरो भरो भरो, कुछ भी लिख के आ जाओ, गाना लिख के आ जाओ, कचरा लिख के आ जाओ, पास कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो, आपको फेल कर दिया जाएगा, बता रहा हूँ। इतना आसान नहीं है। LLB करना आसान है, लेकिन वकालत करना मुश्किल है, ठीक है। वकील बनना मुश्किल है भाई साहब। हो जाएगी। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के वैध होने के लिए, उसके जायज होने के लिए, उसके लागू होने के लिए कुछ एलिमेंट्स है, कुछ घटक है, जिसको आपको क्या करना है, जो आप पर एग्जैक्टली लागू होगा, ठीक है। 2 और मोर पार्टीज, 2 या 2 से ज्यादा पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि इनमें कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बने, कॉन्ट्रैक्ट का संबंध बने। दोनों पार्टी कौन कौन है हम लोग जानते हैं। उसका नाम क्या है? प्रपोजर, एक्सेप्टर, उन्होंने वीडियो देखा है यूट्यूब पर। और क्या है सर? प्रोमिसर है, उसका ही नाम है प्रोमिसर, प्रपोजल का। और सामने वाले का प्रोमिसर के बाद प्रोमिसी। और क्या नाम है? ऑफरर, पहला व्यक्ति जो ऑफर करता है, दूसरा व्यक्ति जो ऑफरिंग, जिसके बाद में डबल नहीं लगता, समझ रहे? ये आदमी पेमेंट करता है, पैसा देता है। या ज्यादा नहीं याद रहता तो प्रपोजर एक्सेप्टर याद रखो, ज्यादा सिंपल, प्रपोजर एक्सेप्टर, ठीक है। ऑफर एक्सेप्टेंस, क्लियर प्रपोजल एक पार्टी देगी और वो शर्तें नहीं लगा सकती। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कल हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस यानी वो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगा सकती, ठीक है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्लियर होना चाहिए। आपने ऑफर दिया, सामने वाले ने आपको एक्सेप्टेंस दिया, क्लियर क्लियर। मैंने आपको बोला मोबाइल फोन आपको मैं बेच रहा हूँ 50,000 का आईफोन, और एक्सेप्टेंस आपने देना है। मैं बोल रहा हूँ पूरे के पूरे कैश चाहिए, तो 50,000 आपको कैश देने पड़ेंगे। आप बोलेंगे मैं 25 बाद में देता हूँ, 25 अभी दूंगा, नहीं चलेगा ऐसा, नहीं चलेगा ऐसा, एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। उसको काउंटर ऑफर कहा जाता है। और काउंटर ऑफर में क्या होता है कि ऑफर खत्म हो जाती है, ठीक है, ऑफर खत्म हो जाती है, अब मैं आपको मोबाइल नहीं दूंगा, ठीक है, तो आप एक्सेप्टेंस क्लियर करेंगे। लीगल इंटेंशन, पार्टीज जो दोनों भी रहेंगी, इनका लीगल इंटेंशन क्रिएट करने का एकदम से ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इंटेंशन होना चाहिए, बराबर। कैसे समझ में आएगा? सामने वाले ने पेमेंट करी होगी, पैसे दिए होंगे, बराबर, डॉक्यूमेंट्स बना लिए होंगे, डीड बना लिया होगा, सेल डीड बना लिया होगा, सेल डीड नहीं हुआ होगा तो चलो अग्रीमेंट टू सेल बना होगा, उस डॉक्यूमेंट को कम से कम तो नोटरी करवाया होगा, या रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर, रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर किया होगा, उसमें 2 विटनेस होंगे। इसका मतलब क्या है? लीगल इंटेंशन है। अब फादर ने आपको वादा किया 12th पास हो जाओ, आपको कार लेके दूंगा, अगर उन्होंने नहीं लेके दिया तो क्या हो जाएगा? सोशल एग्रीमेंट है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट लागू नहीं होता है, अग्रीमेंट लागू नहीं होता है, अग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल, याद रखे आप। सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट लागू होता है, अग्रीमेंट मतलब एंगेजमेंट, बराबर, जो लागू नहीं होती है। लागू इन द सेंस क्या, मतलब आदमी विड्रॉ कर सकता है, वैलिड कारण दे दोगे तो। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, कभी कभी लागू भी हो जाती है, लेकिन हमें समझाने के लिए। लेकिन मैरिज लागू होता है, कॉन्ट्रैक्ट है, इन्फोर्सेबल है। भाई साहब एक बार 7 फेरे हो गए, 3 बार कबूले बोल दिया, उसके बाद आपकी वाइफ को चक्कर आ गए, बराबर, वो दवाखाने में एडमिट हुए, आईसीसीयू का बिल हस्बैंड को भरना है, लड़की के घर वाले नहीं भरेंगे, बराबर, मेंटेनेंस देना आपको,
आपका वहीं पे झगड़ा हो गया शादी में ससुराल वालों से, आपने ससुराल वालों को मार पीट दिया, आपकी वाइफ क्या करेगी, आपके घर में ही रहेगी और मेंटेनेंस लेगी आपसे। ये मत समझना वो छोड़ के जाएगी, क्योंकि अब वो आपकी लाइबिलिटी है। वाइफ क्या है, हस्बैंड की लाइबिलिटी है, पैसा देना पड़ेगा, इंडिया है, बराबर। चलो, तो सोशल एग्रीमेंट्स लागू नहीं होते। जैसे मैंने आपको ढाबे पे बुलाया, सब लोगों को, आप लोग आ भी गए खुशी खुशी, बोले सर पार्टी दे रहे, मैंने भी खाना खाया, आपने भी खाना खाया, सबसे पहले मैं भाग गया वहां से फरार, स्विच ऑफ मोबाइल, तो ये लागू नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप सिवाय गालियां देने के। नेक्स्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो भी होगा, जो वैल्यू एक्सचेंज होने वाले पैसे आप देने वाले हो, वो एग्रीमेंट का बेसिस रहता है। यानी मेरा आपको मोबाइल फोन देना, पढ़ाना या आपका पैसे देना एक तरीके से लॉफुल कंसिडरेशन है। लॉफुल मतलब क्या, कायदेशीर, कानूनी। मोबदला मराठी में बोलते इसको, मराठीत का म्हणतात मोबदला, मुआवजा, कुछ तो देना। नेक्स्ट है, ये सब हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसेंशियल्स क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, शॉर्ट नोट। तो आप लोग जब भी अपने पॉइंट वाइज नोट्स तैयार कीजिए और उनमें ये सारे खाली पॉइंट लिख लेने का और पॉइंट्स को क्या करने का, मेमोराइज करने का, ताकि आंसर आए तो अपन लिख पाए। चाहे से आप 3-4 लाइन में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। कहीं पर मटेरियल कम पड़ रहा होगा तो। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लीगली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी मेजॉरिटी एज होना चाहिए, जिससे भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो मेजर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर, साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, सकल बुद्धि का होना चाहिए, नॉर्मल माइंड का होना चाहिए, एड़ा पागल व्यक्ति नहीं चलेगा। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी लॉ ने डिस्क्वालिफाइड नहीं किया हो। फॉर एग्जांपल मैं सरकारी नौकर हूं और मैंने गवर्नमेंट क्या, फॉर एग्जांपल महाड़ा के अंदर घर अनाउंस किए गए, उसमें बताया गया गरीबों के लिए है, एकदम गरीब होना, 2 लाख के नीचे इनकम होना उसकी सालाना, ईयरली। मैंने फॉर्म भर दिया, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, क्लास 1 ऑफिसर है, मुझे घर भी अलॉट हो गया, घर मिल गया, लॉटरी में लग भी गया, मैं नसीब वाला हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैं डिस्क्वालिफाइड वाला होती, अगर मुझे घर का अलॉटमेंट भी हुआ है तो मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, फ्री कॉन्ट्रैक्ट है ना आपका, वॉइड हो जाएगा, सरकार आपको उस घर से निकाल देगी। आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट क्या बोलेगा, भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है, बल्कि आपके ऊपर हम एफआईआर करेंगे, आपने झूठ बोला था, आप सरकारी नौकर हो गए, आपने छुपाया था फॉर्म भरने में, बराबर। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ बोलते हैं, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जिसे मना किया गया है कॉन्ट्रैक्ट करने से, बराबर। तो ये लोग कौन है, कॉम्पिटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, डिटेल में से पढ़ेंगे, आगे आ रहा है। कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, नहीं दोनों पार्टी क्या होना चाहिए, मेजर भी होंगे, साउंड माइंड भी होंगे और लॉ से क्वालिफाइड भी होंगे। फ्री कॉन्सेंट, आपकी जो भी कॉन्सेंट ली गई होगी, सहमति ली गई होगी, सम्मति ली गई होगी, रजामंदी ली गई होगी, आपके लिए जो हाँ बोलने वाली बात की होगी, आपने हाँ बोला होगा किसी चीज के लिए भी, मैंने पढ़ाने के लिए बोला, आपने फीस पेमेंट के लिए बोला, मैंने मोबाइल बेचने के लिए बोला और आपने मोबाइल खरीदने के लिए बोला, तो आपकी उस मर्जी पर डराना धमकाना, कोर्शन मतलब डराना धमकाना, अनडू इन्फ्लुएंस। लास्ट में मुझे आप याद दिलाएंगे वोकैबुलरी कैसे डेवलप करते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो करना शुरू करिए। जो लोग बच्चे वर्नाक्युलर मीडियम के हैं और वो इंग्लिश मीडियम से पेपर देना चाहते हैं, वो लोग के लिए अभी से शुरू कीजिए, आपकी इंग्लिश ठीक कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। आपको अपने इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड लेने के लिए कुछ चीजें करना पड़ेगी, मैं बताऊंगा आप लोगों को, आज मुझे याद दिलाइएगा लास्ट में, ठीक है। कोर्शन डराना धमकाना, डरा धमका करके आपने किसी का अगर कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया तो वॉइड हो जाएगा, या अवॉइडेबल एडॉप्शन ऑफ द पार्टी। आ रहा डिटेल में बात करते हैं। अनडू इन्फ्लुएंस, आपने कोई नाजायज दबाव बनाया है, फॉर एग्जांपल मेरे जीजा जी बोले कि मेरी आंटी की लड़की से आपको शादी करना पड़ेगी, मैं बोला जीजा जी मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ी सी दिखने में डार्क है, मुझे खूबसूरत लड़के से शादी करनी है, रश्मिका मंदाना की जैसी चाहिए, उससे नीचे नहीं चलेगी। तो मेरे जीजा जी बोले मैं फिर तेरी बहन के साथ में क्या करूंगा आप देख, तो फिर मैं डर के मारे हाँ बोल दिया। इसे कहा जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, नाजायज दबाव बनाया उन्होंने मेरे ऊपर, बाद में तोड़ सकता हूं मैं कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड, फ्रॉड कर दिया, झूठ बोल दिया, किसी ने आपसे कोई लड़की आपको कोई और दिखाई और कोई और लड़की से शादी करा दिया, बताइए आपको, ठीक है, रश्मिका मंडाना जैसी खूबसूरत और मिल गई कोई और,
हो सकता है आपको ना छोटी बहन बहुत खूबसूरत थी, आप देखने के लिए वो बताए, और जब शादी का टाइम आया तो बड़ी बहन आ गई, तो आप ना पहचान नहीं पाए ज्यादा करके, उसने वो हार वार पहन लिया था, चेहरे पे मेकअप बहुत ज्यादा था 5 लाख रुपए का, बाद में पता चला तो फ्रॉड हो गया। लड़की का एग्जाम्पल दोगे सर? लड़के का भी दे दो। लड़के का देता हूँ, लड़के वाले आए लड़की देखने के लिए, बेचारी लड़की को भी अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, माँ बाप भी बेचारे परेशान थे, बहुत जिम्मेदारी का काम रहता है, तो वो बोले रेलवे के अंदर लड़का, लड़की वाले बेचारे खुश हो गए, यार भाग खुल गया हमारी बिटिया के, लड़का रेलवे में है। बाद में पता चला लड़का चाय की कैंटीन में काम करता है रेलवे में। फ्रॉड हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन जो बताया वो नहीं किया, कुछ और आपको दे दिया, बताया सारा पिलाया पसारा, ऐसा भी हो सकता है। ये मिसरिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है मिस्टेक होता है, गलती से मिस्टेक होता है कि नहीं होता है? गलती से मिस्टेक कैसे होता है? मैंने आपको बताया कि मैं आपको ना महाराष्ट्र सिटी LLB का कोर्स पढ़ाऊंगा, मैं वो भी पढ़ाता हूँ, मेजर बिजनेस मेरा वो है, करोड़ों रुपया वहीं से आता है मुझे, बराबर? क्या आप फेंक रहे हो सर? फेंकना पड़ता है आजकल, ठीक है? तो आपको क्या लगा आपके पेरेंट्स आए, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते होंगे या उनको नॉलेज नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो आए मेरे पास, उनको लगा कि सर है ना पूरा LLB पढ़ा देंगे, सर के इधर से ही डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है, IGT लॉ क्लासेस नहीं, IGT लॉ यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की जैसी, और LLB भी इनके इधर ही हो जाएगा 3 साल, और जो हम फीस पेमेंट कर रहे हैं ना महाराष्ट्र सिटी LLB कोर्स की, वो उसकी नहीं है, बल्कि वो 3 साल कोर्स की है। तो क्या हो गया? मिस्टेक हो गया। तो आपके पेरेंट्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड करवा सकते हैं, क्योंकि मेरा बोलना और उनका समझना इसमें फेयर हुआ है, समझा? नेक्स्ट पॉइंट,